हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 57 दिन चैलेंज का आज 5वां दिन होने वाला है। तो साथ ही आज 5वें दिन की क्लास में हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं। जितने भी आपके रेलवे एग्जाम हुए, जैसे एनटीपीसी, आरपीएफ और ग्रुप डी के एग्जाम में जीके जीएस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बना है, तो आज हम लोग साथ ही हिस्ट्री के एकदम स्टार्टिंग से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल होता है, सिंधु घाटी सभ्यता होते हैं। उसके बाद आपका वैदिक सभ्यता आता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद, मगध साम्राज्य का, ऐसे आपका सिकंदर का भारत पर आक्रमण, मौर्य साम्राज्य। तो जितने भी टॉपिक आपके अभी तक रेलवे एग्जामों में आए हैं, जो जितने भी टॉपिक से जीके जीएस के सवाल पूछे गए, तो आज की सेशन हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी का सही करने का टारगेट 50 क्वेश्चन में से केवल 28 क्वेश्चन सही करने का होगा। तो 50 क्वेश्चन हल करना है और केवल 28 क्वेश्चन सही करना है। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे कि कैसे पिछले वर्ष रेलवे के एग्जामों में जीके जीएस के सवाल पूछे गए हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, चाहे अगले महीने में आपका एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला, तो ये सेशन ले सकते हैं। ये लगभग 10 पार्ट आएगा, ये हिस्ट्री का 10 पार्ट आएगा, तभी कंप्लीट होगा। ओके दोस्त, इसके बाद हम लोग भूगोल में बढ़ेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था पे, ऐसे एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं 50 क्वेश्चन में से हम लोग हिस्ट्री का कितना प्रश्न सही कर पाते हैं। तो डेली क्लास देखिए, सुबह 8 बजे, एक 12:30 PM पे, शाम को 6 PM पे और एक शाम को 7:30 PM पे। ये डेली क्लास की टाइमिंग रहती है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? तो इनमें से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? तो देखिए, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा भी है, लेकिन आजमगढ़ नहीं है। तो पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किसमें है? यानी मुर्दों का टीला है। तो आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। तो इस किस भाषा में है दोस्त? उर्दू में, फारसी में है कि हिंदी में कि सिंधी में है? तो भाई सिंधी में है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग कितने ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी? भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। तो इस सवाल का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब यानी भारत में स्थित है? पंजाब राज्य में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जो कि पंजाब में स्थित है? कोटदीजी, बनवाली, बालू या रोपड़? तो भाई रोपड़, जो कि पंजाब में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो शिल्प निर्माण थे, इसके लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो नागेश्वर से किए जाते थे। ऑप्शन सी इस सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 6। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से पाई गई है? नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा है, ये कहाँ से पाई गई है? तो मोहनजोदड़ो से पाई गई है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? लोथल था, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा था? इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट करता है, तो आप क्लियर कीजिए आज। वो हड़प्पा था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 8। पशुपति किस काल से मनाया जाता है? पशुपति किस काल से मनाया जाता है? तो हड़प्पा संस्कृति से मनाया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पा शहर किस नदी किनारे स्थित है? बताइए दोस्त, हड़प्पा शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो भाई रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा शहर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है?
हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा ये किस राज्य में स्थित है? तो साथी राजस्थान राज्य में स्थित है कालीबंगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी यानी डॉकयार्ड थी? बताइए दोस्त, किस हड़प्पा स्थल में गोदी थी यानी डॉकयार्ड थी? धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा या बनवाली में? तो भाई ये लोथल में स्थित थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति यानी नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज ये किस स्थान पर पाई गई थी? तो ये हड़प्पा में पाई गई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथ ही आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के जरूर ऑन कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है इनमें से? तो हड़प्पा तो है, लोथल भी है, मोहनजोदड़ो है, लेकिन में उरुक नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 14। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता था, यानी किस सामग्री का उपयोग किया जाता था भाई? तो कार्नेलियन पत्थर का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन सी कार्नेलियन पत्थर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? चलिए दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर आप बताइए कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में या पंजाब में? बताइए। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। पुरातात्विक स्थल सूर्यकोटदा ये किस राज्य में स्थित है? पुरातात्विक स्थल सूर्यकोटदा ये किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? बताइए दोस्त कि वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो आप जानते भाई कि रावी नदी के किनारे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल कैसा था भाई? बताइए, त्रिभुजाकार टैंक था या वृत्ताकार टैंक, आयताकार या बेलनाकार? ये सवाल पूछा जाता है पेपर में। तो याद रखिए, जो मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आयताकार टैंक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो मेरे दोस्त धौलावीरा में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यदि साथ ही आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेन तो देखिए इसमें आप लोग आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करें प्लस एनटीपीसी की तैयारी करें, क्योंकि यही दोनों एग्जाम आने वाले हैं आपके सामने लगभग 2 से 3 महीने बाद। तो यदि आप इस सेशन को पूरा कर लेते हैं, यदि हिस्ट्री से सवाल पूछेगा तो इससे बाहर तो सवाल नहीं पूछेगा, ये आप यकीन कीजिएगा। ओके, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो धौलावीरा में। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति किस भाषा में लिखा गया था? प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज जो मनुस्मृति ये दोस्त किस भाषा में लिखा गया था? तो याद रखिए संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन सी का हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। डैश यानी किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? बताइए, किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे पहली बार इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? तो भाई पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना किया था पहली बार और इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों
और वशीकरण के बारे में बताता है। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये, तो अथर्ववेद ऐसा करता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि संगीत का वर्णन किस वेद में है। बस इतना सा सवाल बताइए कि संगीत का जो वर्णन है ये किस वेद में है। चलिए इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट में बताइए। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ को पांचवा वेद भी कहा जाता है। तो साथ ही कौन सा प्राचीन ग्रंथ को पांचवा वेद भी कहा जाता है। शिव पुराण को, रामायण को, भगवद गीता को या महाभारत को। तो मेरे दोस्त महाभारत को प्राचीन ग्रंथ का पांचवा वेद कहा जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, उपनिषदों में किन भाषा का प्रयोग हुआ है। उपनिषदों में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है या पाली का या ब्राह्मी का या प्राकृतिक का। तो साथ ही याद रखिए संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है उपनिषदों में। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, डैश सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है। बताइए सबसे पुराना उपनिषद इनमें से कौन सा है। तो छांदोग्य उपनिषद है जो कि सबसे पुराना उपनिषद है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है। कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है। तो भाई न्याय करता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद के पुरंदर कहा गया है। तो साथ ही किस भगवान को ऋग्वेद के पुरंदर कहा गया है। शिव जी को, सोम जी को, इंद्र जी को या विष्णु जी को। पुरंदर तो कहा गया है मेरे दोस्त ये इंद्र जी को। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है। तो इन वेदों में से कौन सा वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है। तो यजुर्वेद है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर बताएंगे कि आप सभी का कितना इन 50 क्वेश्चन में स्कोर रहा है। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है। बताइए दोस्त कि त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सिख धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म या बी और सी दोनों से। तो त्रिरत्न की अवधारणा ये संबंधित है। एक तो देखिए जैन धर्म से भी है और बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, महावीर तीर्थंकर में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। यानी महावीर कौन से नंबर के जो अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो भाई याद रखिए 24वें तीर्थंकर में अंतिम तीर्थंकर माना जाते हैं महावीर जी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध संत पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है। जो प्रसिद्ध संत पार्श्वनाथ जी इनका संबंध किस धर्म से है। तो भाई याद रखिए जैन धर्म से है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से। बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से, इस्लाम धर्म से है। तो जैन धर्म से संबंधित है दिगंबर और श्वेतांबर पद का। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 33, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। तो साथी जो पहली जैन परिषद थी ये कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो सबसे पहली बार ये पाटलिपुत्र में की गई थी। इस सवाल का बी ऑप्शन क्या हो रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है। तो भाई याद रखिए वसदी कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 35, त्रिपिटक ये उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। तो जो त्रिपिटक है ये बुद्ध धर्म का उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। तो बुद्ध धर्म, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 36, बोधिसत्व शब्द किस धर्म से संबंधित है। तो मेरे भाई जो बोधिसत्व शब्द है ये किस धर्म से संबंधित है।
तो याद रखिएगा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? सांची का स्तूप जो है ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन है आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 38। लोसार त्यौहार निम्नलिखित धर्मों में से किसके द्वारा मनाया जाता है? बताइए, जो लोसार त्यौहार है निम्नलिखित धर्मों में से किसके द्वारा मनाया जाता है, यानी किस धर्म से मनाया जाता है लोसार त्यौहार? सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या हिंदू धर्म से? तो मेरे दोस्त बौद्ध धर्म से मनाए जाते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 39। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान यानी बृहत वाहन कहलाती है? बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान बृहत वाहन कहलाती है? तो आपको साथ ही हिस्ट्री में बौद्ध धर्म से जरूर आपके पेपर में लगभग 2 सवाल पूछा ही जाता है, तो इसीलिए तो भाई बौद्ध धर्म जैन धर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं पेपर के लिए, तो आपको जरूर मालूम होना चाहिए हर एक सवाल। बताइए आप लोग कि बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान यानी बृहत वाहन कहलाती है? तो वो महायान कहलाती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 40। बौद्ध तीर्थस्थल कुशीनगर किस भारतीय राज्य में स्थित है? बौद्ध तीर्थस्थल कुशीनगर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन है आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 41। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है किस भाषा में लिखे गए थे? तो पाली भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन ए यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो साथी जैसे कि आज हमने जीके जीएस को कंप्लीट करेंगे टॉपिक वाइज, तो कल हम आपका साइंस का भी कराएंगे। ऐसे हर एक टॉपिक को हम बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि केवल हम लोग जीके जीएस से ही करते रहें, हमें साइंस मैथ और रीजनिंग पे भी फोकस करना है कि वहाँ से भी सिलेक्शन होगी हमारी। मेन तो आपको देखिए जीके जीएस, यदि जीके जीएस में आपने अधिक क्वेश्चन सही कर लिया तो यहाँ से आपका सिलेक्शन तय हो जाए, क्योंकि देखिए रीजनिंग मैथ तो सेम सिलेबस है, हर कोई कर लेगा। जीके जीएस में यदि आप अधिक स्कोर कर लेते तो समझिए आपका एक सीट फिक्स हो सकता है रेलवे के किसी भी एग्जामों में। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किसने शहर पाटलिपुत्र स्थापित किया था? तो पाटलिपुत्र शहर किसने स्थापित किया था? तो मेरे दोस्त ये उदयन ने किया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 44। झेलम का युद्ध किसने जीता? तो साथी झेलम का युद्ध किसने जीता था? तो सिकंदर ने जीता था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 45। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? महत्वपूर्ण सवाल है भाई। तो किस ईसा पूर्व में किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 46। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो भाई बिंदुसार के थे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 47। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो भाई बृहद्रथ थे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? तो किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी भाई? शुंग वंश ने या गुप्त वंश, शिशुनाग वंश या चोल वंश ने? किसने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो किस वंश ने? तो भाई शुंग वंश ने ली थी। ऑप्शन ए यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 49। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो भाई ये चंद्रगुप्त मौर्य का है। डी ऑप्शन क्या हो रहे हैं आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है?
कौन से प्रशासन के बारे में? तो भाई ये मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपके रेलवे, एनटीपीसी जैसे आरपीएफ, एएलपी जितने भी आपका हिस्ट्री से जितने भी सवाल पूछे गए हैं। तो आज हमने साथ ही पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। इसमें ज़्यादा टॉपिक को कवर नहीं किए, जो कि महत्वपूर्ण 3 से 4 टॉपिक्स आपके पेपर में जो जरूर सवाल पूछता है, उसी टॉपिक के सवाल लिए हैं आज के सेशन में। कल नेक्स्ट पार्ट आएगा। यदि आपका इस पर फीडबैक अच्छा रहता है तो डेली हम क्लास ऐसे ही प्रोवाइड करेंगे। अब इस 57 डे चैलेंज में बताइए दोस्त, क्या ऐसी क्लास डेली लाना चाहिए? अपना राय जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी जरूर कीजिएगा। ओके दोस्त, तो और इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे। अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या आप टेलीग्राम पे टारगेट विथ विवेक के नाम से सर्च करेंगे तो तिरंगे का लोगो लगा है। लगभग 4000 भाई लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी वहाँ जुड़िए और इसका पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। ओके दोस्त, कोई भी वैकेंसी या कोई भी न्यूज आती है तो सबसे पहले हम वहीं पे आपको नोटिफाई करते हैं। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 12:30 PM पे। तो सभी साथी 12:30 PM पे आएंगे। 12:30 PM पे सभी दोस्त आएंगे, उस पर हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी क्लास करेंगे और तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं 12:30 PM पे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।